1621 मुझे तुम्हारी याद आती है। एक साधना कक्ष में वांग टेंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी दोनों आंखों में सुनहरे और बैंगनी रंग की चमकें चमक रही थी। गोल्डन लाइटनिंग स्वॉर्ड डोमेन को सफलतापूर्वक फ्यूज कर दिया गया है। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने अपने संयुक्त डोमेन को पूरा करने में आधे दिन से भी कम समय लिया। उनकी पुस्तकों में ऐसी दक्षता स्वीकार्य मानी जा सकती है। हालांकि वह अभी भी शांत नहीं हुआ था। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने हाथ में एक बहुत ही अनोखी बिजली की बोल्ट को बुलाया, जो ऐसा लग रहा था जैसे कोई जीवित प्राणी उसकी हथेली में भाग रहा हो। स्वर्ग पृथ्वी विपत्ति बिजली। युवा नायक इसकी शक्ति को पर्याप्त रूप से बढ़ाने के लिए इसे अपने संयुक्त क्षेत्र के साथ विलय करने की योजना बना रहा था। फिर उसने अपनी नजरें एकाग्र की और उसके हाथ में मौजूद चांदी सफेद बोल्ट बाहर निकल आया और तुरंत गायब हो गया। फिर यह अनगिनत बिजली के आंक में बदल गया, जो धीरे धीरे नए विकसित डोमेन के साथ एकीकृत हो गए। यह प्रक्रिया इतनी सरल नहीं थी, क्योंकि क्लेश वाली बिजली प्रकृति की एक उपज थी और स्वाभाविक रूप से सामान्य बिजली की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी। ठीक वैसे ही जैसे एक कुलीन और एक सामान्य व्यक्ति के बीच का अंतर होता है। एक कुलीन व्यक्ति के लिए आम लोगों की तरह जीवन जीना असंभव नहीं था। हालांकि ये चुनौतीपूर्ण था। अन्य कुलीन लोग स्वाभाविक रूप से उन्हें अस्वीकार कर देते। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह उदाहरण वर्तमान स्थिति से बहुत मिलता जुलता था। उसने पहले ही क्लेश ऊर्जा को वश में कर लिया था, फिर भी उसे अपने क्षेत्र में एकीकृत करने के लिए धीमी गति का उपयोग करना आवश्यक था। अपनी आंखें फिर से बंद करके और अपनी इंद्रियों को ध्यान से तीक्ष्ण करते हुए वह काम पर लग गया। वह न तो जल्दी में था, न ही अधीर। धीरे धीरे समय बीतता गया। रात होने पर नायक ने अपनी आंखें खोली। एकीकरण अंततः पूरा हो गया। नए बिजली के क्षेत्र द्वारा संघनित तलवार के प्रक्षेपण चांदी और सफेद थे। वे अत्यंत भयावह शक्ति उत्सर्जित कर रहे थे। यद्यपि यह उसके क्षेत्र का एक छोटा संस्करण था, फिर भी इसका आभामंडल चुपचाप फैला हुआ था। यह भयभीत करने के लिए पर्याप्त था। संकट बिजली को एकीकृत करने के बाद शक्ति बहुत बढ़ गई है। युवा नायक ने संतुष्ट महसूस करते हुए सिर हिलाया। अपने पास इतनी सारी तकनीकें होने के कारण उनका संयोजन और एकीकरण ही उनका नियतिपूर्ण मार्ग था। उसके बाद वह अपने लाइटनिंग टोर्नेडो को अन्य तकनीकों के साथ मिलाना चाहता था। हालांकि समय सीमित था, इसलिए उसे इसे रोकना पड़ा। वांग टेंग ने अपना डोमेन निष्क्रिय कर दिया और अपनी पीठ तानने के लिए खड़ा हो गया। भूख लगने पर वह खेती के कमरे से बाहर निकला और नौकरानियों को खाना बनाने का आदेश दिया। फिर वह नहाने चला गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे ही वह तरोताजा हो गया, रात का खाना तैयार हो गया। युवा अर्ल भोजन कक्ष में जाकर बैठ गया। मेज पर सभी प्रकार के व्यंजन सजाए गए थे। सुनहरे रंग का सूप, अलग अलग तरीकों से पकाए गए मांस और मछली, और विभिन्न ग्रहों पर उगाई गई 7 अलग अलग सब्जियां। मेज से सुगंधों का एक समृद्ध समूह बह रहा था, जो एक दूसरे के पूरक थे, जिससे मेहमानों की भूख बढ़ गई। एक ग्रैंडमास्टर फोर्स शेफ उस मनो में काम करता था, और वह आमतौर पर परोसे जाने वाले व्यंजन तैयार करता था। मेज पर सिर्फ वांग टेंग ही खाना खा रहा था। यह एक अकेला नजारा था। हालांकि वह इसका आदी था। उसने अपने पेट को खुला छोड़ दिया और अच्छा खाना खाया। काफी समय हो गया था जब वह आराम करने और खाने के लिए समय निकाल पाया था। वह हमेशा खेती बाड़ी या कहीं यात्रा पर रहता था, इस कारण उसे या तो कभी कभार खाना खाने या कुछ दिनों के लिए खाना छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता था। आखिरकार मार्शल योद्धा लंबे समय तक खाने से परहेज कर सकते थे। एट नोबल एट। बेशक वह जो भोजन स्वयं पकाता था, वह भी बल व्यंजन के रूप में गिना जाता था, जो अन्य योद्धाओं के भोजन से कहीं बेहतर होता था। ठीक उसी समय राउंड बॉल हीरो के बगल में एक कुर्सी पर दिखाई दिया, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। यह देखना दिलचस्प था। छोटे सहायक ने मेज पर परोसे गए भोजन को देखा और टिप्पणी की, आप वास्तव में आनंद लेना जानते हैं। मनुष्यों को अपना ख्याल अच्छे से रखना चाहिए। वांग टेंग ने जवाब देने के लिए अपना सिर भी नहीं उठाया। फिर वह उत्सुक हो गया। तुम बाहर क्यों आए? ज्वांग वेजे आपसे फिर मिलने के लिए यहाँ है। वह मैनर के ठीक बाहर है, राउंड बॉल ने जवाब दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह यहाँ क्या कर रहा है? नायक इस खबर से हैरान था। वह शायद अपनी बेटी की खातिर यहाँ आया है। उसे अंदर आने दो। उसे दौरे के उद्देश्य का अंदाजा था। ठीक है, मैं उसे बता दूंगा। राउंड बॉल ने सिर हिलाया। वह जाने की जल्दी में नहीं था। छोटा सा साथी अभी भी हीरो को खाते हुए देख रहा था। कुछ समय बाद गवर्नर और उनकी बेटी ज्वांग कैक्सुआन नौकरानियों के नेतृत्व में अंदर आए। राउंड बॉल उसी समय गायब हो गया। अर्ल वांग, ज्वांग वेजे ने उनका सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। बैठ जाए। नायक ने अपने बगल वाली सीट की ओर इशारा किया।
गवर्नर ने हाथ हिलाकर कहा, हम खड़े रहने में सहज हैं। युवा अर्ल ने जिद नहीं की। उसने खाना खाते हुए पूछा, क्या बात है? मैं अपनी बेटी के दुस्साहपूर्ण कार्यों के लिए माफी मांगने आया हूं। ज्वांग वेइजे ने सिर झुकाया। आश्चर्यचकित होकर नायक ने सहजता से उत्तर दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने इसे दिल पर नहीं लिया। आप बहुत उदार हैं। हालांकि मेरी बेटी की गलती के कारण आपको कुछ परेशानी हुई है, उसे माफी मांगनी चाहिए, गवर्नर ने ज्वांग कैक्सुआन पर एक नजर डालते हुए कहा। युवा लड़की ने अपने होंठ काटे और नायक के पास पहुंची। उसने गहरी झुककर प्रणाम किया और परेशान नजर से कहा, मेरे कदम की वजह से आपको परेशानी हुई है। मुझे सच में खेद है। कृपया मुझे सजा दें। वांग टेंग हंसी और आंसू के बीच फंस गया। फिर उसने हाथ हिलाया, ठीक है, बात यहीं खत्म होती है। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक उभरी। उसे नहीं पता था कि अधिपति सच बोल रहा था या नहीं। वह मार्गदर्शन के लिए केवल अपने पिता की ओर देख सकती थी। जब भी शक्तिशाली व्यक्ति बात करते थे, तो कभी कभी वे जो कहते थे उसका मतलब नहीं होता था। ये बताना मुश्किल था। अगर वह वास्तव में उससे नाखुश था, तो वह वास्तव में परेशानी में होगी। इसका असर उसके परिवार पर भी पड़ सकता है। मुझे तुम्हारी याद आती है। 2. वांग तेंग से माफी मांगने के लिए उनसे मिलना उनकी यात्रा का मुख्य कारण था। युवा नायक अब एक अर्ल बन चुका था। उनका परिवार उसे अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उनका उत्थान और पतन उसकी दया पर था। हालांकि बाद वाले को इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन वे ऐसा दिखावा भी नहीं कर सकते थे कि कुछ हुआ ही नहीं। छोटे आकार के लोगों के लिए जीवित रहने के नियम कुछ इस प्रकार थे। ऐसा तब भी था जब ज्वांग परिवार एक मायने में बड़ा था। फिर भी ये केवल यूमिंग ग्रह के प्रभाव में ही संभव था। एक बार जब वे युलान आकाशगंगा से बाहर निकल गए, तो वे कुछ भी नहीं थे। वे परिवार अब तक जीवित रह पाने में सक्षम थे। इसका कारण उनकी सतर्क और सावधान जीवन शैली से जुड़ा हुआ था। ज्वांग कैक्सुआन को अचानक अपनी दोस्त क्लारा की मदद करने का पछतावा हुआ। ये दूसरे पक्ष के लिए कुछ हद तक अनुचित हो सकता है, लेकिन उसके परिवार के कल्याण की तुलना में ये सब महत्वहीन था। गवर्नर ने देखा कि उनके वरिष्ठ ने वास्तव में मामले को शांत कर दिया है, इसलिए उन्होंने तुरंत कहा, आप वास्तव में उदार हैं, जो हमारे खिलाफ कोई दुर्भावना नहीं रखते हैं। छोटे जुबान, जल्दी से अर्ल वांग को धन्यवाद दो। एड्स बाय पब फ्यूचर। ज्वांग कैक्सुआन ने तुरंत इसका अनुपालन किया। वांग टेंग उनकी प्रशंसा से प्रभावित नहीं हुआ। उसने उदासीनता से उत्तर दिया, आपको भविष्य में इन मामलों के बारे में सावधानी से सोचने की जरूरत है। मैं 7 तारकीय अकादमियों को रिपोर्ट करने वाला हूं, और मेरे पास अभी समय नहीं है, खासकर उन लोगों के साथ जिनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। हाँ, ज्वांग कैक्सुआन ने ईमानदारी से जवाब दिया। वह शर्म से डूब गई। ठीक है, अब आप जा सकते हैं, नायक ने कहा। ज्वांग वेइजे ने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, और जल्दी से अपनी बेटी के साथ वहां से चले गए। एट नोबलबन एट। उनके चले जाने पर युवा अर्ल ने अपना सिर हिलाया। राउंड बॉल प्रकट हुआ और पूछा, क्या आपको वे परेशान करने वाले लगते हैं? थोड़ा सा। मैं ऐसे तुच्छ मामलों से निपटने के लिए बहुत आलसी हूं, पूर्व ने असहाय महसूस करते हुए कहा। छोटे सहायक ने मुस्कुराते हुए कहा, आप अचानक इतने ऊंचे पद पर पहुंच गए हैं और नीचे के लोगों की परेशानियों को नहीं समझते हैं। जब तक वे मेहनती और कर्तव्यनिष्ठ हैं, मैं उनके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाऊंगा। इसके लिए समय चाहिए, तुम्हें धैर्य रखना होगा, राउंड बॉल ने कहा, हालांकि तुम्हारा रास्ता कहीं और है। तुम भविष्य में और आगे बढ़ोगे। ज्वांग को तुम्हारे अधीनस्थों से संपर्क करने का मौका तभी मिलेगा, जब तुम्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग ने सिर हिलाया और विषय बदल दिया। लिन चौहान कब आ रहा है? कल सुबह करीब 10 बजे, छोटे ने कहा। नायक ने सिर हिलाया, फिर मेज पर रखे सभी स्वादिष्ट भोजन को खत्म कर दिया, और अंत में संतुष्ट होकर डकार ली। परोसा गया भोजन कई लोगों के लिए पर्याप्त था, फिर भी उसने इसे अकेले ही खत्म कर दिया। एक योद्धा की भूख काफी भयानक हो सकती है। फिर वह अपने साधना कक्ष में वापस गया और अपनी साधना पुनः शुरू कर दी। अल्पविराम। जून कैक्सुआन ने घर पहुंचते ही तुरंत क्लारा से संपर्क किया। आभासी ब्रह्मांड, एक शानदार स्वागत कक्ष में सेक्सी ड्रेस पहने क्लारा सोफे पर बैठी उत्सुकता से इंतजार कर रही थी। अचानक दरवाजा खुला और उसकी सहेली अंदर आई। प्रलोभनकर्ता जल्दी से उसका स्वागत करने के लिए उठ खड़ा हुआ। छोटे जुबान, कैसा रहा? एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। बहन क्लारा, आपने इस बार मेरे लिए चीजें वाकई मुश्किल बना दी हैं। ज्वांग कैक्सुआन ने शिकायत की, मेरे पिता मुझे उनसे मिलने और माफी मांगने ले गए। मुझे नहीं पता था कि इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा असर होगा। हम मेजबान हैरान था, ये कैसे हो गया?
गवर्नर की बेटी ने उदास होकर कहा, हमने वांग टेंग की अर्ल उपाधि के महत्व को कम करके आंका। मेरे पिता को डर है कि कहीं मैं उन्हें नाराज न कर दूं। वह सोफे पर बैठ गई और एक पिचके हुए गुब्बारे की तरह लेट गई। उसकी सहेली के हाव भाव बदलते रहे। अंत में उसने आह भरते हुए कहा, साम्राज्य के एक अर्ल का वजन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है जिसे आपका जुआंग परिवार अपमानित कर सके। मैंने इस बारे में ठीक से नहीं सोचा और गलती कर दी। छोटे जुबान, मुझे सच में खेद है। मैं नहीं चाहती थी कि चीजें इस तरह से बदल जाएं। कोई बात नहीं। जुआंग कैक्सुआन दूसरे को इतना परेशान देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने हाथ हिलाया और कहा, चलो इस मामले को भूल जाते हैं। अर्ल वांग ने इसे दिल पर नहीं लिया। मेरे पिताजी बस बहुत चिंतित थे। छोटा जुबान, क्लारा उसके पास बैठ गई और कृतज्ञता भरी नजर से उसका हाथ पकड़ लिया। बहन क्लारा, इस बार तुमने मेरा अपमान किया है। तुम मेरी क्षतिपूर्ति कैसे करने की योजना बना रही हो? पूर्व ने अचानक एक शरारती मुस्कान बिखेरते हुए कहा। आप मुझसे क्या क्षतिपूर्ति चाहते हैं? दूसरी ने जुआंग कैक्सुआन की ठोड़ी पर अपना हाथ रखते हुए अपनी मोहक मुस्कान के साथ जवाब दिया। वह व्यक्ति शर्मा गया और माहौल थोड़ा अस्पष्ट हो गया। चुप्पी सुनहरी है। चलिए इस भाग को छोड़ देते हैं। रिसेप्शन रूम में कुछ देर मस्ती करने के बाद वे दोनों सोफे पर गिर पड़े, धीरे धीरे हाँफते हुए किनारे पर फंसी दो मछलियों की तरह लग रहे थे। उन्होंने बहुत जोश से खेला था। सिस्टर क्लारा, आपकी गोली के बारे में क्या? जुआंग कैक्सुआन का चेहरा गुलाबी था, जिसमें संतुष्टि की झलक दिख रही थी। मैं कोई रास्ता सोचूंगी, क्लारा ने कुछ सोचने के बाद जवाब दिया। उसकी आंखों में चमक थी। यदि सब कुछ विफल हो जाए, तो मैं अपने परिवार के संपर्कों का उपयोग करके किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ सकता हूं जो आपके लिए ग्रैंडमास्टर 6 स्तरीय गोली को परिष्कृत कर सके, दूसरे ने कहा। ठीक है, मैं खुद ही इससे निपट लूंगी। मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगी। क्लारा ने अपना सिर हिलाया। फिर वह खड़ी हुई और अपने कपड़े ठीक किए। छोटे जुबान, मैं अब विदा लेती हूं। हम जल्द ही फिर मिलेंगे। जुआंग कैक्सुआन कमजोर होकर सोफे पर लेट गई और धीरे से हाथ हिलाया। ठीक है, सिस्टर क्लारा। जल्द ही मिलते हैं। याद करना, याद रखना। क्लारा अचानक नीचे झुकी और जुआंग कैक्सुआन की छाती पकड़ ली। आह! जुआंग कैक्सुआन चौंक कर चिल्लाए और सोफे से उछल पड़ी। वह वापस पकड़ना चाहती थी, तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी दोस्त पहले ही जा चुकी थी। उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, तुम इतनी जल्दी क्यों भागे? मैं तुम्हें अगली बार जरूर पकड़ लूंगी। अल्पविराम। अगली सुबह 10 बजे एक साधारण सा दिखने वाला आकाशीय श्रेणी का अंतरिक्ष यान यूमिंग ग्रह पर उड़ गया। यह एक समृद्ध स्थान था, यहाँ हर दिन कई जहाज आते जाते थे। इनमें से ज्यादातर जहाज ग्रहीय और आकाशीय स्तर के थे। इस कारण इस अंतरिक्ष यान के आगमन पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। केवल कुछ लोगों ने बैटल हर्थ मर्सिनरी टीम के लोगों को पहचाना और उस पर दोबारा नजर डाली। हालांकि उन्होंने जल्दी से नजरें फेर ली। यह एक आकाशीय स्तर का अंतरिक्ष यान था। इसके अंदर बैठे लोग संभवतः सामान्य भाड़े के सैनिक थे। डॉकिंग पोर्ट पर पहुंचने के बाद कुछ लोग जहाज से उतरे। पुरुष और महिलाएं, सभी युवा और उत्साहित दिख रहे थे। वे चलते समय बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। चौहान, चलो आज रात जश्न मनाते हैं क्योंकि हमने अभी अभी अपना मिशन पूरा किया है, एक लंबे और मांसल भूरे बालों वाले युवक ने एक खूबसूरत युवती से कहा। ये सही है, चौहान। इस मिशन से जो लाभ हुआ है, वह अच्छा है, ये जश्न मनाने लायक है। आपको हमारे साथ आना चाहिए, समूह की एक महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। चौहान, अगर तुम नहीं आओगी तो भाई ईसा को खाने का मन नहीं करेगा, उसके बगल में खड़े लोगों ने चिढ़ाते हुए कहा। चुप रहो, तुमने मेरे साथ मजाक करने की हिम्मत कैसे की? भूरे बालों वाले व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि वह अभी भी लिन चौहान को उत्सुकता से देख रहा था। उसे यह पसंद नहीं था कि दूसरे लोग उन्हें एक साथ रखने की कोशिश करें, भले ही वे बस मजाक कर रहे हों। समूह में से कई लोगों ने महिला से उनके साथ शामिल होने का आग्रह किया। उसका रूप और आभा बाकी महिलाओं से कहीं बेहतर थी। टीम के ज्यादातर पुरुष उसके आकर्षण का विरोध नहीं कर सके। यहां तक कि जो लोग इससे प्रभावित नहीं थे, वे भी उम्मीद कर रहे थे कि वह उनके साथ जा सकती है। चारों ओर ऐसी सुंदरता होने से वातावरण निश्चित रूप से बेहतर होगा। मुझे खेद है, मुझे कुछ निजी काम निपटाने हैं। मैं इस बार तुम्हारे साथ जश्न नहीं मना सकती। उसने अपना सिर हिलाया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वह उन्हें मना कर देगी। चौहान, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें कुछ काम है तो हम अपनी सभा को आगे बढ़ा सकते हैं, ईसा ने कहा। लिन चौहान को घृणा महसूस हुई। वह लड़का बहुत ज्यादा जिद कर रहा था। उसके बार बार मना करने, ठंडे व्यवहार और उससे बात करने से इनकार करने के बावजूद उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी।
वह उसे परेशान करता रहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। वे एक ही टीम में थे, इसलिए वह उसे आसानी से निकाल नहीं सकती थी। जब वह सोच ही रही थी कि उसे कैसे अस्वीकार करे, तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। चूहान। उसके ठंडे और सुंदर चेहरे पर सुखद आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। ईसा अवाक रह गया। उसे समझ नहीं आया कि उसकी अभिव्यक्ति इतनी जल्दी कैसे बदल गई। युवती ने उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया को अनदेखा किया और जल्दी से पीछे मुड़ गई। दूर से एक काले बालों वाला युवक उनकी ओर आ रहा था। वह वही व्यक्ति था जिससे वह सबसे अधिक परिचित थी। जब अन्य लोगों ने उस युवक को देखा तो अविश्वास के कारण उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या ये वही व्यक्ति है जिसे हम जानते हैं? क्या हम कुछ देख रहे हैं? ईसा सदमे से अभिभूत हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी, क्योंकि उसे लीग ऑफ टैलेंट्स के दौरान लिन चौहान की सभी प्रतिक्रियाएं याद आ गईं। बहुत समय हो गया, क्या तुम मुझे गले नहीं लगाओगे? वांग टेंग लिन चौहान के सामने खड़ा हो गया और अपनी बाहें फैला दी। युवती उसकी बाहों में गिर पड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। मुझे तुम्हारी याद आई, एक धीमी आवाज ने कहा। वांग टेंग दंग रह गया। उसने भी उसे कसकर गले लगा लिया। दरार। ईसा का चेहरा पीला पड़ गया। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका दिल टूटकर टुकड़े टुकड़े हो रहा है। एक छोटा सा सबक। एक। वांग टेंग बैटल हर्थ मर्सिनरी टीम के सामने खड़ा हुआ और पूछा, क्या आप सभी चौहान के साथी हैं? वह अब उस सुंदरी को गले नहीं लगा रहा था। लिन चौहान उसके पीछे खड़ी थी और उसका सिर थोड़ा नीचे झुका हुआ था। उसके चेहरे पर लाली थी, वह इस समय थोड़ी शर्मीली लग रही थी। यह पहली बार था जब उसने भीड़ के सामने किसी को गले लगाया था। भाड़े के सैनिकों का समूह दंग रह गया। उन्होंने अभी अभी कुछ अविश्वसनीय देखा था। क्या ये वही ठंडा और दूरदर्शी लिन चौहान है जिसे हम जानते हैं? वह अत्यंत शर्मीली और सौम्य लग रही थी। हालांकि उन्हें जल्दी ही समझ आ गया, उनके सामने खड़ा युवक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। वे पहले ही यह बात समझ चुके थे। यह कोई और नहीं बल्कि वांग टेंग था, वह योद्धा जिसने प्रतिभाओं की लीग में कई उम्मीदवारों को हराया था और शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। इस महान व्यक्ति के अचानक प्रकट होने से हर कोई हैरान रह गया। यह अनुभव वास्तव में अवास्तविक था। एट नोबल बन एट। केवल उसके जैसा आदमी ही लिन चौहान के कोमल पक्ष को सामने ला सकता था। मेरी मंगेतर की देखभाल करने के लिए धन्यवाद, वांग टेंग ने तुरंत कहा। मंगेतर। हर कोई हैरान था। एड्स बाय पब फ्यूचर। ईसा का चेहरा कागज की तरह सफेद दिख रहा था। उसकी आंखों में डर था। जू फेई नामक एक दिव्य मार्शल योद्धा ने अपना संयम वापस पाया और जल्दी से जवाब दिया, आप बहुत विनम्र हैं। हम एक टीम है, एक दूसरे की मदद करना ही सही है। इसके अलावा लिन चौहान हमारी टीम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह हमारे मिशन के दौरान वास्तव में मददगार रही। जैसा कि एक टीम लीडर से अपेक्षा की जाती है, उन्होंने वाकपटुता से बात की, न तो टीम की भूमिका से इनकार किया और न ही लिन चौहान के मजबूत पक्षों का उल्लेख करने में लापरवाही बरती। इससे नायक को उनके प्रति कुछ कृतज्ञता महसूस होगी, भले ही यह सिर्फ एक अनुकूल प्रभाव ही क्यों न हो, यही पर्याप्त होगा। साथ ही लिन चौहान को नाराज करने का विचार उसके मन में कभी नहीं आया। अगर वह कहता कि वह किसी काम की नहीं है, तो क्या यह उसकी कीमत को नकारने जैसा नहीं होगा? वांग टेंग के साथ युवती के रिश्ते के आधार पर उसे अपमानित करने से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। इसके अलावा उनकी टीम इस अवसर का लाभ उठाकर आगे बढ़ सकती है, यदि वे लिन चौहान को अपने पक्ष में रख सके। भले ही वे महत्वहीन व्यक्ति थे, फिर भी यह काफी अच्छा था। युवा अर्ल जैसे किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया थोड़ा सा लाभ उनके लिए अपार लाभ उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त था। यह एक साधारण योद्धा का दुख था। ऐसा लगता है कि यह अनुभव आपके लिए वास्तव में फायदेमंद था। वांग टेंग ने लिन चौहान की ओर देखा और मुस्कुराया। लिन चौहान ने अपनी ठोड़ी उठाए और गर्व से कहा, बेशक, मैं पहले से ही ग्रह अवस्था के छठे स्तर पर हूं। ग्रहीय अवस्था का छठा स्तर बुरा नहीं है। वह आश्चर्यचकित था। उसके पास अपनी मंगेतर की साधना की जांच करने के लिए अपनी असली आंख का इस्तेमाल करने का समय नहीं था। जब उसने आखिरकार ऐसा किया, तो उसे एहसास हुआ कि उसकी साधना वास्तव में पहले की तुलना में बहुत बढ़ गई थी। लिन चौहान वांग टेंग की प्रशंसा से खुश थी। हालांकि वह सतह पर शांत और संयमित रही। इस तरह के रवैये ने उसे नायक की नजर में थोड़ा प्यारा बना दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। हर महिला अपने तरीके से सुंदर और अभिमानी थी। वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए उसे उजागर न करने का फैसला किया। फिर उसने जू फेई और बाकी लोगों से कहा, अगर कुछ और नहीं है, तो हम यहां से चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है। युवा भाड़े के सैनिकों ने उत्साह से सिर हिलाया, फिर से सभा का जिक्र करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए।
वे जानते थे कि लिन चुहान ने उन्हें इसलिए अस्वीकार किया था ताकि वो युवा नायक के साथ अधिक समय बिता सके। इस समय उन पर दबाव डालना और कहावत के अनुसार तीसरा पहिया बन जाना मूर्खता होगी। वांग टेंग ने कहा, मैं बाद में सभी को एक छोटा सा उपहार भेजूंगा। इसे मेरा धन्यवाद मानना। ये यहाँ है। जू फेई और बाकी लोग बहुत खुश थे। हालांकि उन्होंने पहले तो मना करने की कोशिश की। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लिन चुहान हमारा साथी है, एक दूसरे की मदद करना हमारा कर्तव्य है। और मैं इसकी सराहना करता हूँ। बस इसे एक छोटा सा इशारा समझो। युवा अर्ल मुस्कुराया। इससे पहले कि वे दूसरी बार मना करने की कोशिश कर पाते, उसने हाथ हिलाया और लिन चुहान को दूर खड़ी उड़ती हुई रून कार के पास ले गया। जू फे, ईसा और अन्य लोगों ने उन्हें वाहन पर चढ़ते और आकाश में गायब होते देखा। फिर अविश्वास से अभिभूत होकर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। आह, सबने आह भरी। जू फेई ने अपने माथे पर ठंडा पसीना पोंछा और डरते हुए कहा, अर्ल वांग की आभा वास्तव में दबाव डाल रही है। मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। हाँ, वह एक डरावनी आभा थी। वह किसी दिव्य योद्धा की तरह महसूस नहीं करता, डू वा ने कहा। वह साम्राज्य का एक अर्ल है जो क्राउन प्रिंस के खिलाफ लड़ने से भी नहीं डरता। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि साम्राज्य ने उसे इसके लिए पुरस्कृत भी किया। वह हमारे जैसा नहीं है। जू फेई ने अपना सिर हिलाया। एक युवा गृह मंच योद्धा ने कहा, एक अर्ल। मैं इस बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं करता। एक अन्य गृह योद्धा ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिन चुहान का ऐसा संबंध होगा। फिर भी मुझे पता था कि वह असाधारण थी। जू फेई ने गुस्से से कहा, चलो, हमने तो सोचा था कि वह ग्रह यूमिंग के कुलीन परिवारों में से एक ही प्रत्यक्ष वंशज है। कौन सोच सकता था कि उसकी यह पहचान है। ये डरावना है। अर्ल वांग पूरे युलान गैलेक्सी का अधिपति है। वह कुलीन परिवारों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। महिला भाड़े की सैनिक इकट्ठी हुई और खुशी खुशी चर्चा करने लगी। मुझे आश्चर्य है कि वह हमारे लिए क्या छोटे छोटे उपहार तैयार करेगा। मैं उत्साहित हो रही हूँ। तभी जू फेई ने चुप रहने वाले ईसा को देखा। उसने अभी तक कुछ नहीं कहा था। वह केवल दया से उसे देख सकता था। बेचारा, उसे किसी ऐसी लड़की से क्यों प्यार करना पड़ा जो उसकी दुनिया में भी नहीं है। इस तथ्य को तो छोड़ ही दीजिए कि वह पहले से ही किसी और से सगाई कर चुकी है। छोटा सा सबक 2। वे जानते थे कि ईसा के इरादे बुरे थे, ये सिर्फ शुद्ध प्रेम नहीं था। परिणाम उसके लिए एक सबक था। चलो चलें। ज्यादा मत सोचो। लिन चुहान कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पर तुम अपना हाथ रख सको, जू फेई ने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा। तथापि, उफ़, ईसा ने मुंह में खून उगल दिया और लड़खड़ा गया। हर कोई स्तब्ध था। एट नोबल बनेट एट। डू वा ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और पूछा, क्या बात है। मैं ठीक हूँ। ईसा ने कमजोर हाथ हिलाया और मुश्किल से अपना शरीर सीधा किया। मैं पहले वापस जाऊंगा। इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, वो लड़खड़ाते हुए बाहर निकल गया। कुछ लोगों ने उसकी आंखों पर गौर किया, जो भावनाओं से भरी हुई थी, उनमें भय और पश्चाताप था। ऐसा लग रहा था कि उसने किसी बहुत ही भयानक चीज का सामना किया है। क्या उस व्यक्ति ने ऐसा किया? किसी ने फुसफुसा कर पूछा। डू वा ने लार निगलते हुए डरते हुए कहा, मुझे ऐसा लगता है। और कौन हो सकता है? ऐसा लगता है कि वह आदमी हमारी स्थिति से पूरी तरह अनजान नहीं है, जू फेई ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। कोई आश्चर्य नहीं। उसके दर्जे का कोई व्यक्ति लिन चुहान को बिना किसी सुरक्षा के अकेले बाहर जाने की इजाजत नहीं देगा। ईसाह ने खुद ही यह सब किया है। वह हमेशा गंदी चालें चलता रहता है और अब आखिरकार उसे कोई मिल गया है जिसे उसे भड़काना नहीं चाहिए। भले ही उसने कुछ खास न किया हो, लेकिन यह उसे रसातल में गिराने के लिए काफी है। डू वा ने अपना सिर हिलाया। फिर भी अर्ल वांग की ताकत वाकई भयानक है। जब उसने कुछ किया तो हमें पता भी नहीं चला। क्या ये प्रतिभाओं की लीग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले की ताकत है? ये डरावना था। मुझे डर है कि वह हमें प्रतिक्रिया करने से पहले ही मार सकता है, अन्य लोगों ने भयभीत होकर कहा। चलो चलते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, जू फेई ने कहा, चूंकि उसने आखिर में ईसा को नहीं मारा, इसलिए शायद वह उसे सबक सिखाना चाहता था। मुझे नहीं लगता कि वह इस मामले को फिर से आगे बढ़ाएगा। हाँ, डू वा ने सिर हिलाया और अपने पीछे गृह मंच के योद्धाओं को फटकार लगाई। देखा, बुरे विचारों के साथ आने के बजाय ठीक से खेती करने पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिसे हम अन्यथा संभाल नहीं सकते। एड्स बाय पब फ्यूचर। हाँ, समूह ने एक स्वर में उत्तर दिया। अल्पविराम। वांग टेंग ने बैटल हर्थ मर्सिनरी टीम के साथ हुई छोटी सी घटना को अपने दिमाग से निकाल दिया। जहां तक ईसा का सवाल है, उसने उसे बस एक छोटा सा सबक दिया।
शुरू से ही उसने लिन चौहान को देखते हुए उस व्यक्ति की अजीब निगाहों को नोटिस किया था। उसने भी देखा कि कैसे बाकी लोग कुछ क्षण पहले उसे चिढ़ा रहे थे। वह मेरी औरत के बारे में क्यों सोच रहा है? क्या वह जीने से थक गया है? वह वहां मौजूद था, इसलिए उसने खुलकर कुछ नहीं किया। उसने खुद पर नियंत्रण रखा। तुम वापस कब आए? लिन चौहान ने पूछा। लगभग 3 दिन पहले, वांग टेंग मुस्कुराया। आप कितने दिन रुकने की योजना बना रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं कुछ दिन और रुकूं? नायक ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं चाहती हूं कि तुम 1 साल के लिए यहां रहो, क्या तुम? लिन चौहान ने अपनी आंखें घुमाई। सचमुच, लगता है तुम्हें मेरी बहुत याद आए और तुम नहीं चाहती कि मैं यहां से जाऊं, उसने चिढ़ाते हुए कहा। लिन चौहान ने अपना सिर घुमाया और अपने बालों को झटकते हुए जिद से जवाब दिया, मैं बिल्कुल नहीं। ऐसी स्थिति में तो मैं कल ही चला जाऊंगा। वह फिर हंसा। आप केवल 1 दिन के लिए रुक रहे हैं? वह चौंक गई। हा हा हा, युवा अर्ल जोर से हंस पड़ा। उसने उसे धक्का दिया, तुम मुझसे अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम, हम, उसने नाक भान सिकोड़ी, यह महसूस करते हुए कि वह बस मजाक कर रहा था। ठीक है, ठीक है। स्टेला अकादमियों ने मुझे 1 महीने का समय दिया है, मैं कुछ और दिन रुक सकता हूँ, वांग टेंग ने तुरंत जवाब दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। लिन चौहान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। नायक ने उसकी उत्तेजना को महसूस किया, लेकिन उसने उसे उजागर नहीं किया। वह बस मुस्कुराया। वांग टेंग ने कहा, चलो कुछ अच्छा खाते हैं। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे लिए खाना बनाओ, उसने जवाब दिया। आपके मानक बहुत ऊंचे हैं। वह मुस्कुराया और उसकी ओर देखा। क्यों, तुम यह अनुरोध पूरा नहीं कर सकते? लिन चौहान ने उसे पिल्ला जैसी आंखों से देखा। जब मैं मिशन पर होता हूं तो मैं ठीक से खा भी नहीं पाता हूं। ठीक है, मैं समझ गया। उसने तुरंत बीच में कहा। मैं सहमत हूं। बहुत बढ़िया, अब तो हमारा घर बस गया। वह खुश थी। वे शीघ्र ही जागीर पर पहुंच गए। वह युवती अभी अभी यात्रा से लौटी थी, इसलिए वह थोड़ी अस्त व्यस्त थी। उसे कुछ तरोताजा होने की जरूरत थी। वांग तेंग मुख्य हॉल में खड़े होकर अपने बगल में एक खाली जगह से बात कर रहे थे। आन लैन, काफी समय हो गया। हवा विकृत हो गई और धीरे धीरे काले लबादे में एक आकृति प्रकट हुई। उसने अपना लबादा हटाया, जिससे उसके नीचे का यांत्रिक चेहरा दिखाई दिया। तुम मजबूत हो रहे हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे नोटिस करोगे। एन लैन ने आश्चर्य से वांग टेंग को देखा। यह तो कुछ भी नहीं है। क्या तुम मेरी अंतरिक्ष प्रतिभा के बारे में भूल गए हो? उसने पूछा। यह सच है। दूसरे व्यक्ति ने अपना सिर रगड़ा। इस अवधि के दौरान आपके प्रयासों के लिए धन्यवाद, नायक ने कहा, उसकी कृतज्ञता स्पष्ट थी। कुछ नहीं हुआ। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस और अनुभव हासिल करने के लिए बाहर गया था, एन लैन ने जवाब दिया। वे भाड़े के सैनिक बहुत सतर्क रहते हैं। उन्हें शायद ही कोई खतरा हो, जब तक कि कोई दुर्घटना न हो जाए। सतर्क रहना अच्छा है। लिन चौहान बहुत परिपक्व हो गया है। वांग टेंग ने सिर हिलाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। वास्तव में, वह बहुत बेहतर हो गई है और अब एक सक्षम भाड़े की सैनिक है। जब वह मजबूत हो जाएगी तो वह अपने दम पर ब्रह्मांड का पता लगाने में सक्षम होगी, दूसरे ने कहा। मुझे बस दुर्घटनाओं से डर लगता है। नायक ने अपना सिर हिलाया। हाँ, जब मैं उनका पीछा करते हुए एक ग्रह तक पहुंचा तो मुझे कुछ सफलता मिली, गुप्त विशेषज्ञ ने अचानक कहा। यह क्या था? वांग टेंग आश्चर्यचकित था। एक अयस्क खदान। पहले वाला मुस्कुराया। इसमें ऐसी सामग्री है जिसकी मुझे ब्रह्मांड स्तर तक आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सचमुच? युवा अर्ल आश्चर्यचकित था। अगर वे सामग्रियां उस आदमी की तरक्की में मदद कर सकती थीं, तो उन्हें दुर्लभ और असाधारण होना चाहिए था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एन लैन अपनी मंगेतर का पीछा करके इतने मूल्यवान संसाधन हासिल कर लेगा। बेशक, एन लैन ने कहा। वांग टेंग खुद को रोक नहीं सका और बोला, हे भगवान! क्या तुमने कुत्ते की विष्ठा पर पैर रखा था? क्या तुम्हें ठीक से बोलना नहीं आता? विशेषज्ञ का चेहरा काला पड़ गया। हा हा हा, किसी भी मामले में बधाई हो। वांग टेंग हंसे। आप ब्रह्मांड मंच पर कब आगे बढ़ सकते हैं? इतनी जल्दी नहीं। मुझे हजारों अलग अलग सामग्रियों की जरूरत होगी, उनमें से कुछ खास हैं और उन्हें पाना मुश्किल है। इस बार मैं भाग्यशाली रहा। मेचा जाति की उन्नति विशेष थी। ज्ञान और शक्ति के अलावा, उन्हें विभिन्न विशेष अयस्कों और धातुओं को अवशोषित करने की आवश्यकता थी। ये ठीक वैसा ही था जैसे मानव शरीर को मजबूत बनाने के साथ साथ आत्मज्ञान और शक्ति का भी ध्यान रखना पड़ता है, अन्यथा बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मुझे बताओ कि तुम्हें किन चीजों की जरूरत है। मैं उन्हें ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा, नायक ने कहा। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे ऐसा कहने का इंतजार कर रहा था। एन लैन ने ठहाका लगाया।
उसने प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया। खैर, उसने युवा अर्ल का अनुसरण किया क्योंकि वह खेती के संसाधनों तक अधिक पहुंच प्राप्त करने की आशा रखता था ताकि वह अधिक शक्तिशाली बन सके। मेचा जाति की उन्नति के लिए कई दुर्लभ सामग्रियों की आवश्यकता थी और वह गरीब था। वांग टेंग का अनुसरण करना सबसे अच्छा विकल्प था। विशेषज्ञ ने आवश्यक सामग्रियों की एक सूची प्रेषित की। वांग टेंग ने नामों पर नजर डाली और आश्चर्यचकित रह गया। उन चीजों की दुर्लभता उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। उसने सिर हिलाया और सूची रख ली। ठीक है, अगर मैं उन्हें देखूंगा तो आपके लिए ले आऊंगा। साथ ही उन्होंने राउंड बॉल को याद दिलाया कि यदि कभी उन्हें कोई सामग्री मिले तो वे उसका ध्यान रखें तथा उन्हें याद दिलाएं। तो मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। तुम्हारी मंगेतर बाहर है। एन लेन मुस्कुराए और वहीं गायब हो गई। आते हुए कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। लिन चौहान एक बार फिर वांग टेंग के सामने थी, एकदम तरोताजा दिख रही थी। उसने एक लंबी सफेद पोशाक पहन रखी थी जो उसके सुंदर शरीर को और भी निखार रही थी। मोबांग चैम्बर ऑफ कॉमर्स। किस्मत का आंसू। एक, तुम किससे बात कर रही थी? लिन चौहान ने उत्सुकता से पूछा। जब वह हॉल में दाखिल हुई तो उसे कोई नहीं दिखा। मेरे एक दोस्त, वह अभी अभी चला गया, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम्हारा दोस्त तुम्हें खोजने आया था? क्या कोई जरूरी काम था? क्या तुम्हें पहले ये देखना होगा? उसने समझदारी से पूछा। नायक ने उत्तर दिया, आपके जितना महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। लिन चौहान ने उसे अजीब नजर से देखा। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वह हैरान हो गया। तुम कब से इतनी प्यारी हो गई हो? लिन चौहान हैरान थी। फिर वह गुस्से से चिल्लाई, क्या तुम बाहर कई महिलाओं से मिले थे? जब वह लीग ऑफ टैलेंट्स देख रही थी तो उसे लगा कि कोई भी महिला उसके आदमी को पसंद नहीं करेगी, क्योंकि उसका व्यवहार बेबाक और असंवेदनशील है। लेकिन अब उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। इस आदमी की बातें अचानक मधुर हो गई थीं। यदि उसने उसे शहद की परत चढ़ाने के लिए प्रेरित नहीं किया होता, तो अन्य महिलाओं ने ऐसा किया होता। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। वांग टेंग का दिल धड़क उठा। हालांकि वह ऊपर से शांत रहा और उसने समझाया, मैं सबसे वफादार व्यक्ति हूं जिसे तुम कभी जान पाओगी। मैं दूसरी महिलाओं को एक भी मौका नहीं दूंगा। लिन चौहान झुकी और उसकी आंखों में देखने लगी। वह देखना चाहती थी कि क्या वह झूठ बोल रहा है। नायक ने बिना पलक झपकाए पीछे देखा, उसकी निगाहें ईमानदारी से भरी थीं। अचानक वह आगे झुका और उसे चूम लिया। जब कोई महिला संदिग्ध हो तो उसे समझाने की कोशिश मत करो, उसे चूमो। लिन चौहान को अचानक हुए चुंबन से झटका लगा। उसने कुछ बार धक्का मारा, इससे पहले कि उसका शरीर शिथिल हो जाए। एड्स बाय पब फ्यूचर। कुछ मिनट बीतने के बाद ही वे अलग हो गए। वांग टेंग चुपचाप लिन चौहान को देखकर मुस्कुराए। वह थोड़ी सी हौंफ रही थी, उसका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। उसकी निगाहों को देखकर उसे शर्म आ रही थी। वह अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक पाए। चलो शॉपिंग करने चलते हैं। मैंने अभी तक यूमिंग ग्रह की खोज नहीं की है। नायक खड़ा हो गया। ठीक है। लिन चौहान ने अपने थोड़े गंदे कपड़े ठीक किए और स्वाभाविक गति से वांग टेंग की बाह पकड़ ली। दोनों बाहर निकले और शहर में घूमने लगे, तरह तरह के कपड़े, सामान और सौंदर्य प्रसाधन खरीदने लगे। वांग टेंग ने उसे मुआवजा देने के लिए वह सब कुछ खरीदने दिया जो वह चाहती थी। वह भाग्यशाली था कि उसके पास अंतरिक्ष वलय था, अन्यथा उसे उन सभी चीजों को ले जाने में कठिनाई होती, भले ही उसने अपनी 8 भुजाओं वाली शैतानी काया बना ली होती। किसी महिला की खरीदारी क्षमता को कभी कम मत समझिए। अरे, यह मोबांग चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। लिन चौहान अचानक रुक गई। मोबांग परिवार से। युवा अर्ल के लिए यह पहली बार था जब उसने उस परिवार के बारे में सुना। उसने युवती की निगाहों का अनुसरण किया और देखा। वे अभी अभी एक शॉपिंग मॉल से बाहर निकले थे और उस समय एक व्यस्त व्यावसायिक सड़क पर खड़े थे। लिन चौहान अपनी बाईं ओर देख रही थी, जहां एक अजीब सी इमारत थी। इसमें एक विशाल अंडाकार प्रतीक था जिस पर प्राचीन भाषा में 2 अक्षर लिखे थे। यह इमारत अपने आप में बेहद आलीशान थी। इसकी बाहरी बनावट उच्च श्रेणी की और परिष्कृत थी, जो तुरंत ही विलासिता का एहसास कराती थी। एक नजर में ही यह बता देना काफी था कि यह एक आलीशान जगह है। क्या मोबांग प्रसिद्ध है? वांग टेंग ने पूछा। मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि यह विभिन्न ब्रह्मांडीय देशों में संचालित एक बड़े समूह का हिस्सा है। वे बहुत शक्तिशाली हैं और उनकी खासियत यह है कि उनके पास अन्य ब्रह्मांडीय देशों के उत्पाद हैं। बहुत से लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं। लिन चौहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। एट नोबल एट एड्स बाय पब फ्यूचर। चलो चलें और देखें। वांग टेंग उसे उस अजीब इमारत के पास ले गया। वह देखना चाहता था कि इस जगह में ऐसा क्या अनोखा है। वांग टेंग, मोबांग परिवार हजारों खजाने वाले चैम्बर के पीछे है।
आप ब्रह्मांड भर में विभिन्न उच्च स्तरीय सभ्यताओं में उनकी उपस्थिति देख सकते हैं, वांग टेंग के दिमाग में राउंड बॉल ने कहा। 1000 खजाने वाला कक्ष। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे इस इमारत की शैली थोड़ी जानी पहचानी लगी। नायक को ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1000 ट्रेजर चैम्बर वह मॉल था जहां वह पहली बार वर्चुअल ब्रह्मांड में प्रवेश करने के बाद गया था। तब उसने अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए उनका दौरा किया था। वह केवल चारों ओर देखने में सक्षम था क्योंकि वह कुछ भी खरीदने में सक्षम नहीं था। अब वह अपनी स्थिति में बदलाव के बाद आत्मविश्वास के साथ वापस लौट सकते हैं। अपनी वर्तमान संपत्ति को देखते हुए वह पेश की गई अधिकांश वस्तुएं खरीद सकता था। धन होने से आत्मविश्वास मिलता है। जब उन्होंने अतीत पर नजर डाली तो वे भावुक हुए बिना नहीं रह सके। एक बार जब वह गर्व से लिन चौहान के साथ अंदर गया तो उसने देखा कि यह जगह किसी भी अन्य 1000 खजाने वाले कक्ष की तरह ही थी। अंदर सभी प्रकार की अजीब और दुर्लभ वस्तुएं प्रदर्शित थीं। इससे पहले वह आभासी दुनिया में उस स्टोर पर गया था, अब वह पहली बार वास्तविक दुनिया में किसी स्टोर पर गया था। लिन चौहान को कवच या हथियारों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय उसकी नजर उत्तम और सुंदर सामानों पर टिकी थी। उन्हें आते देख सेल्सपर्सन की आंखें चमक उठी। एक नजर ही यह बताने के लिए काफी थी कि उन दोनों की क्रय शक्ति बहुत ज्यादा थी। उनके कपड़े महंगे थे और उनका आभामंडल असाधारण था। ऐसे लोगों की पृष्ठभूमि सामान्यतः शक्तिशाली होती है। सेल्सपर्सन ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में प्रतिस्पर्धा की भावना देखी। वे एक साथ आगे बढ़े, लेकिन उनमें से केवल एक ही सबसे तेज चल सका। प्रतिनिधियों में एक लंबी और दुबली महिला भी थी जिसके चेहरे पर बहुत ज्यादा मेकअप था। वह काफी आत्मविश्वास से भरी हुई थी और दूसरों को उत्तेजक नजर से देख रही थी। नमस्ते, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? उसने दोनों ग्राहकों से पूछा। वह आश्चर्यचकित थी। कुछ शब्द उसके दिमाग में आए। शानदार जोड़ी है। वे एकदम सही जोड़ी है, विक्रेता ने सोचा। लिन चौहान ने हाथ हिलाया। सब ठीक है, हम बस इधर उधर देख रहे हैं, जरूरत पड़ने पर हम तुम्हें बुला लेंगे। महिला अटेंडेंट के चेहरे पर उदासी छा गई। फिर भी उसने कहा, समझ गया। अगर आपको कोई मदद चाहिए तो कृपया मुझे फोन करें। अगर वे आम ग्राहक होते तो वह बिक्री करने की ज्यादा कोशिश करती, लेकिन किसी कारण से उसके पास उस जोड़े को परेशान करने की हिम्मत नहीं थी। काले बालों वाले युवक को देखकर यह भावना विशेष रूप से प्रबल थी। उससे एक अलग तरह की आभा निकल रही थी। इस प्रकार का दबाव उसने केवल शक्तिशाली व्यक्तियों की उपस्थिति में ही अनुभव किया था। आगे सोचने पर पता चला कि वह व्यक्ति कुछ जाना पहचाना सा लगा। महिला विक्रेता ने उनसे एक विवेकपूर्ण दूरी बनाए रखते हुए पीछे हट गई, न बहुत पास न बहुत दूर। इससे वह दखलंदाजी करने वाली नहीं लगेगी और ग्राहकों के खरीदारी के अनुभव को प्रभावित नहीं करेगी। वह दूसरों को अपनी अनुपस्थिति का फायदा उठाने की अनुमति भी नहीं देगी। यह एक बेहतरीन तरीका था। वांग टेंग प्रभावित हुए। 1000 ट्रेजर चैम्बर की प्रतिनिधि वाकई असाधारण थी। अपने ग्राहकों के भावों को पढ़ने की उनकी क्षमता अद्भुत थी, वह भी असुविधा से बचने के लिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। लिन चौहान खुशी से सामान को देख रही थी। वह कभी कभी नायक से उसका नजरिया पूछती थी। वह धैर्यपूर्वक सलाह दे रहा था, हालांकि उसे लगा कि उपलब्ध वस्तुएं उतनी अच्छी नहीं थीं। वे बहुत सस्ती थीं और उसकी मंगेतर के आभामंडल से मेल नहीं खाती थीं। उसने चारों ओर नजर घुमाई, कुछ बेहतर खोजने की चाहत में। तभी उसने एक परिचित व्यक्ति को तेजी से आते देखा। अर्ल वांग। उस व्यक्ति ने अपनी आकर्षक आकृति दिखाते हुए उसे झुककर प्रणाम किया। वांग टेंग ने आंखें सिकोड़कर आश्चर्य से पूछा, क्लारा, तुम यहाँ क्यों हो? मैं यूमिंग ग्रह पर 1000 खजाने वाले चैम्बर की मैनेजर हूँ। उसे डर था कि उसे गलत समझा जाएगा, इसलिए उसने जल्दी से कहा, हम ग्रह पर सभी महत्वपूर्ण लोगों से परिचित हैं, और अगर उनमें से कोई भी स्टोर में आता है, तो हमारे अधीनस्थ तुरंत हमसे संपर्क करेंगे। अर्ल वांग, आप हमारे वीआईपी हैं, इसलिए मैं आपका अभिवादन करने आई हूँ। आप मोबांग परिवार से हैं? नायक दंग रह गया। हाँ, मेरा नाम क्लारा मोबांग है, उसने जवाब दिया। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मुझे नहीं पता था कि तुम मोबांग में से एक हो। उसने सिर हिलाया। उसकी पहचान को देखते हुए वह उसे कम नहीं आंक सकता था। बेशक रवैये में बदलाव पूरी तरह से नहीं हुआ था। ये खबर उसके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं थी, बस उनके हितों में कोई टकराव नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्लारा ने राहत की सांस ली। अंततः उसे अर्ल वांग के साथ बातचीत करने का एक तरीका मिल गया। उनकी पिछली बातचीत पूरी तरह से अजनबी होने के आधार पर थी। उनका अलग थलग रहना स्वाभाविक ही था, क्योंकि उनके बीच कोई रिश्ता नहीं था। वांग टेंग, ये कौन है? लिन चौहान ने उनकी बातचीत देखी और पास आ गया।
उसने जो देखा उसके अनुसार एक खूबसूरत महिला अचानक अपने पति से बात करने लगी और वे दोनों एक दूसरे से काफी परिचित लग रहे थे। इससे वह सतर्क हो गई। कमीने, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम किसी अन्य महिला से नहीं मिले? हम खरीदारी करने निकले थे और आप पहले ही एक से मिल चुके हैं। कौन जानता है कि और भी होंगे। नायक ने अजीब सी खांसी के बाद कहा, मुझे उससे मिलवा दो, यह मोबांग परिवार की सदस्य है और थाउजेंड ट्रेजर चैम्बर की प्रबंधक है। उसने देखा था कि कैसे मोबांग की नजर खतरनाक हो गई थी। फिर उसने क्लारा से कहा, यह मेरी मंगेतर लिन चौहान है। उनकी जीवित रहने की प्रवृत्ति प्रबल थी। खूबसूरत मैनेजर हैरान रह गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि युवा अर्ल की मंगेतर भी होगी। इसके अलावा वह एक दुर्लभ सुंदरता थी। अपनी पहचान उजागर होने के बाद लिन चौहान का संदेह कुछ हद तक दूर हो गया। उसने क्लारा की ओर हाथ बढ़ाया। एड्स बाय पब फ्यूचर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैनेजर मुस्कुराया। खुद एक महिला होने के नाते वह दूसरे की दुश्मनी को समझ सकती थी। ये भावना दुर्लभ नहीं थी। वह अपनी शक्ल, फिगर और आभा को लेकर आश्वस्त थी। वांग टेन की मंगेतर वाकई एक दुर्लभ सुंदरता थी, लेकिन वे ज्यादातर बराबरी पर थी। कामुकता के मामले में वह स्पष्ट विजेता थी। दूसरी महिला का शत्रुतापूर्ण रवैया समझ में आने वाला था। अर्ल वांग जैसी प्रतिभा के लिए उत्कृष्ट महिलाओं को आकर्षित करना भी सामान्य बात थी। उनके हाथ अलग हो गए। युवा नायक को उनके बीच अजीब माहौल का एहसास हुआ। यह थोड़ा अजीब लगता है। क्लारा, क्या आपके पास कहीं और बेहतर सामान है? वांग टेंग ने पूछा। हाँ, कृपया मेरे पीछे आओ। क्लारा ने अपना हाथ उठाया और रास्ता दिखाया। सभी अच्छी चीजें तीसरी मंजिल पर हैं। आपकी पहचान को ध्यान में रखते हुए आप अगली बार ऊपर जा सकते हैं। जब वे चले गए तो महिला सेल्सपर्सन ने राहत की सांस ली और अन्य लोगों से चर्चा करने लगी। तो वह अर्ल वांग था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह परिचित लग रहा था। यह अफसोस की बात है कि हम उनके जैसे लोगों से बातचीत नहीं कर सकते। क्या 048 ने उनसे बातचीत नहीं की? आपको क्या लगता है? किसी ने लिन चौहान से बात करने वाली महिला से पूछा। वे खुश दिख रही थी। हम कम से कम मुझे उनसे बात करने का मौका तो मिला। 048 ने नाक भान सिकुड़ी और अहंकार से चला गया। दूसरी तरफ क्लारा के नेतृत्व में वांग टिंग और लिन चौहान तीसरी मंजिल पर पहुंच गए। वह 1000 खजाने वाले चैम्बर की सबसे ऊपरी मंजिल थी। मोबांग चैम्बर ऑफ कॉमर्स। किस्मत का आंसू 3। क्लारा ने मुस्कुराते हुए समझाया, हमारा 1000 खजाने वाला चैम्बर 3 स्तरों में विभाजित है, प्रत्येक स्तर पर एक। तीसरे स्तर पर मौजूद आइटम आपकी स्थिति के लिए ज्यादा उपयुक्त है। तीनों का समूह सामान वाले हिस्से की ओर चला गया। छोटी लड़की ने लिन चौहान से बातचीत करते हुए सामान का परिचय दिया। उनके बीच का अजीब माहौल धीरे धीरे खत्म हो गया। उसके बाद माहौल असाधारण रूप से अनुकूल हो गया। वांग टेंग को बातचीत में शामिल होने का कोई रास्ता नहीं मिल सका। बुरा नहीं है। वह महिला उसके सामने ही उसकी मंगेतर के साथ अच्छा तालमेल बना रही थी। वह जानता था कि युवा मैनेजर ने अभी तक उससे गोली बनाने के लिए कहना नहीं छोड़ा है। वह उसकी पत्नी का उपयोग करके उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। क्या तुम्हारे पास यहाँ कोई विशेष खजाना है? उसे बाहर लाओ, नायक ने कहा और खुद को उन दोनों के बीच में डाल लिया। वे कुछ ही समय में बहनों की तरह बन गए थे। हाँ, हमारे पास है। हमारे पास एक शाश्वत क्रिस्टल है जो चौहान की आभा से मेल खाता है। हालांकि ये थोड़ा महंगा है, क्लारा ने कहा। वह सबसे अंदर वाले काउंटर पर गई, उसे खोला और एक चमकदार क्रिस्टल निकाला। अनंत क्रिस्टल। लिन चौहान की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। यह क्या है? क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? युवा प्रबंधक ने सोचा कि उसकी ग्राहक कीमत के बारे में चिंतित थी, लेकिन उसने इसे प्रकट नहीं किया, न ही कोई अभिमानी प्रतिक्रिया दिखाई। वह क्रिस्टल की कीमत से बहुत परिचित थी। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे आम लोग खरीद सके, इसलिए उसने बस पूछा कि क्या ये युवा लड़की को पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है। मेरे पास पहले से ही बड़े आकार का एक अनंत क्रिस्टल है, लिन चौहान ने कहा। उसने युवा अर्ल को प्यार से देखा। वांग टेंग ने सगाई के समय एक अनंत क्रिस्टल वाली अंगूठी तैयार की थी। इससे कई महिलाएं ईर्ष्या करने लगी और उनके रोमांस के सपने पूरे हो गए। उसे इतनी महंगी अंगूठी की जरूरत नहीं थी, लेकिन कौन महिला इसे अस्वीकार कर सकती थी? एकमात्र अफसोस ये था कि गहना बहुत अधिक आकर्षक था, इसलिए वह उसे हर समय नहीं पहन सकती थी। क्लारा दंग रह गई। उसने दूसरी महिला की निगाहें देखी और तुरंत समझ गई। वांग टेंग ने लड़की को एक शाश्वत क्रिस्टल उपहार में दिया था। क्या उसने सचमुच कहा था कि उसका क्रिस्टल इस क्रिस्टल से बड़ा था? क्लारा आश्चर्यचकित थी। ध्यान रहे, उसके पास जो अनंत क्रिस्टल था उसकी कीमत आधे रहने योग्य ग्रह के बराबर थी।
अगर उसके पास जो था वह उससे बड़ा होता तो उसकी कीमत कितनी होती। उसके मन में कई विचार आए और अचानक उसे थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई। कोई भी महिला शाश्वत क्रिस्टल का सामना नहीं कर सकती। वह कोई अपवाद नहीं थी। वह काफी समय से उस क्रिस्टल पर नजर गड़ाए हुए थी, लेकिन वह उसे खरीदने में असमर्थ थी। फिर भी जब भी वह दुकान पर जाती तो उसे जरूर देखती। उसकी वर्तमान तनख्वाह के आधार पर उसे इसे खरीदने के लिए 300 साल काम करना होगा। इसके बारे में सोचकर ही वह निराश महसूस करने लगी। और फिर भी अर्ल की मंगेतर को बिना कुछ किए ही बड़ा क्रिस्टल मिल गया। तुलना करना बहुत गुस्सा दिलाने वाला था। क्या आपके पास अन्य खजाने उपलब्ध हैं? वांग टेंग ने शांति से पूछा। क्लारा को और भी अधिक ईर्ष्या महसूस हुई जब उसने बेपरवाह स्वर सुना। धिक्कार है इन अमीर लोगों पर। वह अपने मन में शिकायत कर रही थी, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। हाँ, हम जानते हैं। आप सही समय पर आए हैं, हमें कल ही एक दुर्लभ रत्न मिला है। सचमुच? यह क्या है? नायक ने पूछा। यह प्रदर्शन पर नहीं है। मुझे 1 मिनट दो, मैं इसे लेकर आता हूँ। युवा प्रबंधक ने अनंत क्रिस्टल को वापस प्रदर्शन कैबिनेट में रख दिया। फिर वह एक कोने में गई, दरवाजा खोला और अंदर चली गई। वांग टेंग, यहाँ सब कुछ बहुत महंगा है। चलो बस इधर उधर देखते हैं, लिन चौहान ने कहा जब क्लारा आसपास नहीं थी। चिंता मत करो, मेरे पास पैसे हैं। तुम उन्हें खर्च कर सकते हो। नायक ने अपनी छाती थपथपाई। भले ही हमारे पास पैसे हो, हमें उन्हें इस तरह खर्च नहीं करना चाहिए। जरा सोचिए उस अनंत क्रिस्टल के बारे में जो उसने हमें पहले दिखाया था, वह कितना महंगा है। पिछली बार मैं मना नहीं कर पाई थी, क्योंकि तुमने मुझे सगाई के भोज के दौरान अंगूठी दी थी। इस बार मैं तुम्हें इतनी महंगी चीज खरीदने नहीं दूंगी, छोटी लड़की ने कहा। क्या आप हमारी आधिकारिक शादी से पहले ही मेरे पैसों का ख्याल रख रहे हैं? वांग टेंग मुस्कुराया। तुम्हारे पैसों का ख्याल कौन रख रहा है? उसने आंखें घुमाई। जब वे बात कर रहे थे, क्लारा अपने हाथ में एक अति सुंदर बैंगनी बॉक्स लेकर लौटी। एट नोबल बनेट एट। युवा नायक आश्चर्यचकित था। बक्सा खुद एक कीमती अयस्क से बना था और उस पर जटिल रून उत्कीर्ण थे। इसकी कीमत से ही पहली मंजिल पर प्रदर्शित कई चीजें खरीदी जा सकती थी। तो फिर बॉक्स के अंदर की वस्तु कितनी मूल्यवान है? वह अचानक थोड़ा उत्सुक हो गया। क्लारा रहस्यमयी मुस्कान के साथ चली गई। उसने बॉक्स को कॉफी टेबल पर रखा और उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित किया। आपको इसे अच्छी तरह से देखना चाहिए। मैं इसे ग्रेट कियांग ग्रह पर भेजने की योजना बना रही थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यूमिंग ग्रह पर कोई भी इसे खरीद सकता है। वांग टेंग ने कहा, हमें असमंजस में मत रखो, इसे खोलो। लिन चौहान भी उत्सुक थी। उसने बैंगनी रंग के बॉक्स को उत्सुकता से देखा। मैनेजर मुस्कुराया, फिर सावधानी से डिब्बे का ताला खोला और ढक्कन खोला। उनके सामने बैंगनी और चमकती हुई कोई चीज प्रकट हुई। यह क्या है? युवा नायक चौंक गया। वह लगभग अपनी सीट से उछल पड़ा। बक्से में एक आंसू की बूंद के आकार का पारदर्शी बैंगनी रंग का रत्न था, उससे एक अजीब बैंगनी चमक निकल रही थी। और बात थी, जब रत्न प्रकट हुआ तो कुछ विशेषता बुलबुले गिर गए। भाग्य तारांकन एक। भाग्य तारांकन एक। अल्पविराम। वांग टेंग ने तुरंत उन्हें उठा लिया। वह दंग रह गया। भाग्य गुण। वे भाग्य के गुण थे। इतने लंबे समय के बाद आखिरकार उसे फिर से यह गुण मिल गया। इस बार ये गुण रत्न से उत्पन्न हुआ था। यह थोड़ा चमत्कारी लगा। उसी समय नायक ने एक अनुमान की पुष्टि की। रत्न था। भाग्य आंसू। राउंड बॉल की हैरान करने वाली आवाज अचानक युवा अर्ल के दिमाग में गूंज उठी। अगर वहां कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद न होता तो शायद वह बाहर निकलकर रत्न पर झपट पड़ता। यह क्या है? लिन चौहान ने वांग टेंग की ओर देखा। उसने देखा कि उसे उस रत्न में बहुत दिलचस्पी थी। मुझे लगता है अर्ल वांग ने इसे पहचान लिया। क्लारा ने आश्चर्यचकित होकर नायक को देखा। पत्थर के आने से एक दिन पहले ही उन्होंने अपने सभी मूल्यांकनकर्ताओं को बुला लिया था, यहां तक कि मुख्यालय से विशेष रूप से आमंत्रित विशेषज्ञ भी गए थे ताकि वे यह आकलन कर सके कि यह क्या है। हालांकि युवा नायक ने केवल एक नजर डाली और उसे तुरंत पहचान लिया। यह अविश्वसनीय था। ये है किस्मत का आंसू। वांग टेंग ने गहरी सांस ली और लिन चौहान को जवाब दिया। यह एक ऐसा रत्न है जो लोगों को किस्मत दे सकता है। भाग्य का आंसू। ये लोगों को सौभाग्य ला सकता है। बाद वाले ने अपने शब्दों को दोहराया। वह आश्चर्य से रत्न को देखती रही। यह विचार कि एक रत्न किसी व्यक्ति के लिए सौभाग्य ला सकता है, उसे अविश्वसनीय लगा। अर्ल वांग सही कह रहे हैं। लक्ष्य सौभाग्य ला सकता है, क्लारा ने समझाया। रिकॉर्ड के अनुसार ये रत्न अत्यंत दुर्लभ है और कोई नहीं जानता कि यह कैसे बना या ये कहां से आया। ये सब एक रहस्य है।
मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नजर डालनी चाहिए। लेकिन कुछ भाग्यशाली लोग इस पत्थर की ओर आकर्षित हुए और उन्होंने इसे पा लिया। जो लोग इस रत्न को प्राप्त करेंगे वे भाग्यशाली बन जाएंगे। यह थोड़ा रहस्यमय लग सकता है, लेकिन ये सच है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने पहले भी भाग्य आंसू प्राप्त किया है। जब भी उन्हें जीवन संकट वाली स्थितियों का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने आसानी से उनसे पार पा लिया, जब तक कि पत्थर टूट नहीं गया और उनका भाग्य सामान्य नहीं हो गया, क्लारा ने बताया। ये कीमती होना चाहिए। लिन चौहान की आंखों में केवल विस्मय रह गया था। मुझे लगता है कि यह रत्न सिर्फ आप दोनों के लिए था। किस्मत का आंसू उन लोगों को आकर्षित करेगा जो इतने भाग्यशाली हैं। ये सिर्फ संयोग नहीं है, अन्यथा कल पत्थर मिलने के ठीक बाद आप आज मेरे दरवाजे पर दस्तक देने नहीं आते, मैनेजर ने कहा। लिन चौहान ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना भाग्यशाली हूं। क्लारा ने केवल मुस्कुराहट बिखेरी। आप वांग टेंग जैसी प्रतिभा से मिले जो स्टार रैंकिंग में प्रवेश करने में सक्षम है। क्या ये भाग्य का दूसरा रूप नहीं है? कितना है? वांग टेंग ने पूछा। अरे, हमने कीमत पर फैसला नहीं किया है, उसने अजीब तरीके से जवाब दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्ल इतना निर्णायक होगा। जब उसने कहा कि पत्थर एक दिन पहले ही आया था तो वह झूठ नहीं बोल रही थी। इसीलिए उन्होंने मात्रा निर्धारित नहीं की थी। युवक ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। आप अपने परिवार में निर्णय लेने वाले किसी व्यक्ति से मुझसे इस विषय पर चर्चा करने के लिए कह सकती हैं। ठीक है। क्लारा ने सिर हिलाया। उसने अर्ल के सामने ही अपनी संपर्क सूची खोली और अपने परिवार के उच्च अधिकारियों से संपर्क किया। एट नोबलबन एट चूंकि वांग टेंग लक्ष्य पाने के लिए दृढ़ था, इसलिए उसने उसे मनाने की कोशिश करना बंद कर दिया। ये रत्न वास्तव में इतना मूल्यवान था कि यह पहनने वाले को सौभाग्य प्रदान कर सकता था। ऐसे खजाने मिलना कठिन था। कुछ समय बाद क्लारा की कलाई घड़ी से प्रकाश की एक किरण निकली, जिसने हवा में एक होलोग्राम का रूप ले लिया। एक उत्तेजित बुजुर्ग प्रकट हुआ और पूछा, क्लारा, तुमने मुझसे दोबारा संपर्क क्यों किया? क्या लक्ष्य में कुछ गड़बड़ है? मोबांग परिवार के साथ व्यापार। एक तीसरे बुजुर्ग, लक्ष्य में कुछ भी गलत नहीं है। मैंने आपसे इसलिए संपर्क किया क्योंकि कोई इसे खरीदना चाहता है। क्लारा ने बुजुर्ग के होलोग्राम प्रक्षेपण पर सिर झुकाया। बुजुर्ग ने आश्चर्य से कहा, कोई किस्मत का आंसू खरीदना चाहता है? हाँ, अर्ल वांग की दिलचस्पी है। मैनेजर ने स्क्रीन को इस तरह से एडजस्ट किया कि तीसरा एल्डर वांग टेंग को देख सके। अर्ल वांग सीनियर को आश्चर्य हुआ। वीडियो फीड ने उनके दिमाग में मौजूद परिचित छवि की पुष्टि कर दी। युवा अधिपति उठे और झुककर प्रणाम किया। तीसरे बुजुर्ग, आपसे मिलकर खुशी हुई। उसने ध्यानपूर्वक बुजुर्ग का आंकलन किया। वह एक सुनसान जगह पर खड़ा था, उसके पीछे अंतहीन धूसर आसमान था। यह स्पष्ट नहीं था कि वह कहाँ था। वह एक लंबा और दुबला पतला आदमी था, जिसके लंबे भूरे बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे, जो हवा में लहरा रहे थे। उसकी नजर गहरी और तीखी थी। उसके चारों ओर एक मंद किंतु शक्तिशाली आभा तैर रही थी, जो प्रक्षेपण के माध्यम से फैलने में सक्षम प्रतीत हो रही थी। एक शाश्वत मंच योद्धा। वह एक शाश्वत मंच मार्शल योद्धा था। अर्ल वांग, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। तीसरे बुजुर्ग ने सिर हिलाया। दोनों के बीच कुछ देर तक बातचीत हुई। उसके बाद क्लारा ने कहा, तीसरे एल्डर अर्ल वांग लक्ष्य खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। उन्हें उम्मीद है कि आप इसके लिए कोई कीमत तय करेंगे। ऐसा लग रहा है कि अर्ल वांग जल्द ही पत्थर का मालिक बन जाएगा। दुनिया में ऐसा कोई संयोग नहीं होता। सीनियर मुस्कुराया। तीसरे बुजुर्ग, आप बहुत विनम्र हैं। किस्मत का आंसू बहुत दुर्लभ और कीमती है। अगर मैं इसे खरीद नहीं पाया तो यह अजीब होगा, युवा नायक ने अपनी मुस्कान के साथ कहा। हाँ, अर्ल वांग को मजाक करना जरूर पसंद है। विशेषज्ञ हंसा। फिर उसने थोड़ा सोचा और कहा, मैं तुम्हें ये लक्ष्य 3 ट्रिलियन में बेच सकता हूँ। 3 ट्रिलियन, वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ी। कीमत उसके लिए बहुत अधिक नहीं थी, इसके विपरीत ये बहुत सस्ती थी। ऐसा पत्थर निश्चित रूप से उससे कहीं अधिक मूल्यवान था। पिछले एक्सचेंजों में एक लक्ष्य की कीमत हमेशा 10 क्वाड्रिलियन यूसी से अधिक थी। इसके अलावा पैसे होने पर भी इसकी कमी के कारण इसे पाने की गारंटी नहीं थी। इनके मालिक अक्सर व्यापार की मांग करते थे, माल के बदले माल या अन्य विशेष आवश्यकताएं रखते थे। कुल मिलाकर जो कोई भी लक्ष्य का खर्च उठा सकता था, वह निश्चित रूप से असाधारण व्यक्ति था। उनसे सिर्फ यूसी से ज्यादा कुछ हासिल किया जा सकता था। राउंड बॉल ने कहा, ऐसा लगता है कि उनके पास अन्य अनुरोध भी हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। तीसरे बुजुर्ग, आपसे एक और अनुरोध है, नायक ने उदासीनता से कहा। अर्ल वांग वाकई बहुत होशियार है। पहले हम अनंत अवस्था के ग्राहकों को पत्थर देने की योजना बना रहे थे। हालांकि अगर अर्ल वांग चाहे तो हम ऐसा कर सकते हैं।
हम बस यही उम्मीद करते हैं कि आप मोबांग परिवार को 3 एहसान वापस करने का वादा कर सकते हैं, तीसरे एल्डर ने कहा। 3 उपकार। वांग टेंग दुविधा में था। सबसे कठिन काम था एहसान वापस करना। इसके अलावा वे शक्तिशाली मोबांग परिवार के पक्षधर होंगे। अपनी मूल योजना के आधार पर वे पत्थर को एक शक्तिशाली व्यक्ति को बेचना चाहते थे तथा उससे अनुग्रह प्राप्त करना चाहते थे। चूंकि वह प्रकट हुआ था, इसलिए वह था जो इन अनुग्रहों को प्रदान कर रहा था। दूसरे पक्ष ने उनका बहुत सम्मान किया। तीसरे बुजुर्ग, क्या आप सोचते हैं कि मेरे उपकार एक शाश्वत मंच योद्धा के उपकारों के बराबर है? युवा नायक ने मुस्कुराते हुए पूछा। अभी ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन भविष्य में ऐसा होगा। हो सकता है कि उनकी कीमत इससे भी ज्यादा हो, सीनियर ने कहा। वह जुआ खेल रहा था, इस बात पर शर्त लगा रहा था कि नायक भविष्य में अनंत अवस्था को पार कर जाएगा। यह विशेषज्ञ अकेला ऐसा नहीं था जिसे नायक के आगे बढ़ने की बड़ी उम्मीदें थी। कई अन्य गुट भी उसे बहुत महत्व देते थे, उन्हें लगता था कि वह और भी अधिक शक्तिशाली होगा। स्टार रैंकिंग में प्रवेश करने वाली प्रतिभाएं या तो मर गई या शाश्वत चरण को पार कर गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। अगर वे ऐसा नहीं भी करते तो भी वे शाश्वत रंगमंच के दुर्जय पात्र होते। समान स्तर के सामान्य विशेषज्ञों की उनसे तुलना नहीं की जा सकती। वांग टेंग ने कुछ देर तक सोचा, लेकिन सहमत नहीं हुआ। 3 एहसान बहुत ज्यादा है। एट नोबल एट। अब वह समय आ गया था जब बुजुर्ग दंग रह गए। मैंने उनकी क्षमता के कारण उनसे 3 उपकार मांगे, लेकिन उन्होंने कहा कि यह बहुत ज्यादा है। क्या वह कुछ ज्यादा ही आश्वस्त नहीं है? तीसरे बड़े ने भौहें सिकोड़ी। उसे लगा कि वह युवक उसकी दयालुता की सराहना नहीं कर रहा है। अगर कोई और होता तो वह बुरा मान जाता और गुस्सा हो जाता। मोबांस को शाश्वत मंच योद्धाओं से एहसानों की कमी नहीं थी। अगर युवा अर्ल इंतजार करके देखना चाहता था तो वे उसके साथ कोई सौदा नहीं करना चाहते थे। वे उस युवक का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें उससे दोस्ती करनी ही थी। उन्होंने अन्य प्रतिभाओं के साथ कई संबंध बनाए थे। तीसरे बड़े, शांत हो जाओ। वांग टेंग मुस्कुराया। तुम मेरे बारे में कितना जानते हो? ओह, क्या अर्ल वांग के बारे में कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते? सीनियर ने पूछा। युवा नायक ने दूसरे को सस्पेंस में नहीं रखा। मैं एक ट्रिपल फील्ड ग्रैंड मास्टर हूं। क्या आप ये जानते हैं? एक ट्रिपल फील्ड ग्रैंड मास्टर। तीसरा एल्डर हैरान रह गया। यहां तक कि क्लारा की भी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। क्या ये सच है? विशेषज्ञ ने पूछा। ये सेकेंडरी करियर अलायंस की ओर से मेरा पहचान पत्र है। नायक ने अलायंस की आंतरिक वेबसाइट खोली और उन्हें अपने परिचय पत्र दिखाए। हॉन्फना, आवाज उसके बगल से आई। क्लारा उसे घूर रही थी, सचमुच हैरान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कोई इतना राक्षसी कैसे हो सकता है। पहले तो उसने सोचा कि हीरो सिर्फ एक ग्रैंड मास्टर कीमियागर होने के कारण ही प्रभावशाली था। और फिर भी, ये तो सिर्फ हिमशैल का एक छोटा सा हिस्सा था।